देखो अपन इसमें फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म जो थे वो अपन जान रहे थे। उसमें अपन ने जान ली थी कि ये सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसका एक निश्चित मैक्सिमम मान होता है, उससे अधिक इसका मान नहीं बढ़ता है। ये अपन ने कुछ विशेषताएं इसकी जान ली थी। फिर इसके बाद नंबर एच, अगली जो विशेषता अपन इसकी जान रहे हैं कि जो घर्षण बल है कुछ परिस्थितियों में तो ये विरोधी होता है और कुछ परिस्थितियों में ये क्या होता है, सहायक होता है। कहाँ ये विरोधी है और कहाँ ये सहायक है, इस पॉइंट को अपन नोट करेंगे। तो देखिए नंबर एच पॉइंट में ले रहा हूं कि कुछ परिस्थितियों में मैं कह सकता हूं कुछ परिस्थितियों में यह है सहायक और कुछ परिस्थितियों में कैसा होता है, विरोधी। कुछ परिस्थितियों में घर्षण बल सहयोग करता है और कुछ में विरोध। घर्षण बल सहयोग करता है और कुछ में विरोध। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखें भाई, कुछ परिस्थितियों में घर्षण बल सहयोग करता है और कुछ में ये क्या करता है, विरोध करता है। कैसे सहयोग और विरोध ये कर रहा है उसको अपन देखते हैं। देखो नंबर एच के भी अपन पार्ट कर दें। नंबर H1 में ले देता हूं सहायक। कहां ये सहायक है, घर्षण बल सहायक के रूप में कहां ये कार्य कर रहा है। तो देखो घर्षण बल जमीन पर चलने में सहायता करता है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो फर्श पर या जमीन पर चलना संभव नहीं होता। अगर आप चिकने फर्श पर चलें तो फिसलने की ज्यादा संभावना रहती है। वाहनों के ब्रेक लगाए जाने पर जो वाहन रुकते हैं वो घर्षण बल के कारण रुकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो वाहन क्या होते, स्लिप हो जाते। तो यही है कि घर्षण बल सहायक कहां है। तो देखिए नंबर H1 अपन जो पॉइंट जान रहे हैं वो है सहायक के रूप में। तो देखो घर्षण बल जमीन पर चलने में क्या है, सहायक है। घर्षण बल जमीन पर घर्षण बल जमीन पर चलने में क्या है, सहायक है। पहली विशेषता ध्यान रहे कि घर्षण बल अगर अनुपस्थित होता तो चलना संभव नहीं होता। फर्श के जैसे मान लो बर्फ है, क्या बर्फ के ऊपर चल सकते हैं अपन बिना क्योंकि बर्फ क्या घर्षण रहित हो जाएगी। घर्षण कम होता है बर्फ के लिए, तो वहां फिसलने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा। तो अपन ने क्या लिखा, पहला लिखा सहायक। घर्षण बल जमीन पर चलने में सहायक है, जिसका अपन ने एग्जाम्पल देख लिया कि जमीन पर चलने में सहायक है। यूं कह सकते हैं घर्षण बल की अनुपस्थिति में पैर फिसल जाते हैं। घर्षण बल की अनुपस्थिति में पैर फिसल जाते हैं। ध्यान रहे घर्षण बल की अनुपस्थिति में पैर क्या होते हैं, फिसल जाते हैं और चलना संभव नहीं होता है। और चलना संभव नहीं होता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति में पैर फिसल जाते हैं और चलना संभव नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि बर्फ की सतह, चिकनी सतह इत्यादि पर चलना। जैसे बर्फ की सतह, चिकनी सतह इत्यादि पर चलना। जैसे बर्फ की सतह, चिकनी सतह इत्यादि पर चलना। तो देखो यहां तो ये हो गया है सहायक के रूप में। नंबर H2 में ले लेता हूं इसका विरोधी।
कि विरोधी रूप में ये कैसे कार्य करता है। तो देखो, जब कोई ब्लॉक है, कोई गुटका है, कोई लकड़ी का ब्लॉक है, कोई गुटका है या कोई संदूक है, किसी फर्श पर अगर रखा हुआ है तो उसको खींचने या धकेलने के लिए अपन को एक्स्ट्रा बल की आवश्यकता पड़ती है। वो किस लिए? क्योंकि घर्षण बल उसकी गति का क्या करता है? विरोध करता है। देखो, विरोधी में क्या लिख रहे हैं अपन? जब किसी ब्लॉक को सतह पर खिसकाया जाता है, जब किसी ब्लॉक यानी कोई लकड़ी का बड़ा गुटका हो या कोई पत्थर हो, जब किसी ब्लॉक को सतह पर खिसकाया जाता है, जब किसी ब्लॉक को सतह पर खिसकाया जाता है, जब किसी ब्लॉक को सतह पर खिसकाया जाता है तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो देखिए, अपन ने घर्षण बल का अपन ने क्या देख लिया? एक तो देखा अपन ने जब ये सहायक है, एक जब ये विरोधी है, और एक अपन देख लें कि ये सहायक और विरोधी दोनों ही है। सहायक व विरोधी दोनों, यानी ये सहायक और विरोधी दोनों की भांति कार्य करें। क्या ऐसा संभव है? देखिए, सहायक व विरोधी दोनों ही। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखेंगे साइकिल चलाने वाली स्थिति में। साइकिल चलाने वाली स्थिति में क्या देखते हैं? एक तो साइकिल पर पैडल लगाते हैं, और एक जब साइकिल पर अपन पैडल नहीं लगाते हैं। तो इसमें दो स्थितियां संभव है। एक तो पैडल लगाने पर, देखो यहां से वही एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है अपने पास कि साइकिल में पैडल लगाने पर, ये लिख देते हैं, साइकिल में पैडल लगाने पर, अगर साइकिल में पैडल लगा रहे हैं तो इसके अंदर आप देखिएगा कि आगे का जो टायर है उस पर तो पीछे की ओर लगता है। आगे के टायर पर अगर पीछे की ओर बल लग रहा है, घर्षण बल, यानी कि वहां विरोधी बल का कार्य कर रहा है। लेकिन पीछे के टायर पर आगे की ओर लगता है, यानी वहां क्या कर रहा है? ये सहयोग का कार्य कर रहा है। यानी पैडल लगाने की स्थिति में यह एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इसका। तो यहां अपन कहते हैं साइकिल में पैडल लगाने पर क्या कह सकते हैं? आगे के टायर पर पीछे की ओर लगता है, आगे के टायर पर आगे के टायर पर पीछे की ओर, यानी कि विरोधी रूप में लगता है। गति के विरुद्ध हो गया। लेकिन अगर पैडल मारते समय अगर पीछे के टायर पर देखें तो देखो, पीछे के टायर पर आगे की ओर, यानी कि यहां पर इसका कार्य है सहयोगी रूप में गति में। तो यहां अपन ने देख लिया कि ये विरोधी और सहयोगी दोनों रूप में कार्य करता है। तो साइकिल में पैडल लगाने पर स्थिति आ गई, और साइकिल में जब अपन पैडल नहीं लगाए तब देखो, साइकिल में पैडल, साइकिल में पैडल न लगाने पर, अगर अपन साइकिल में पैडल नहीं लगा रहे हैं तब दोनों टायरों पर क्या लगता है? ये पीछे लगता है, यानी कि विरोधी रूप में। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों टायरों पर पीछे की ओर, यानी विरोधी रूप में। दोनों टायरों पर
पर पीछे की ओर, अर्थात किस रूप में हो गया ये, विरोधी रूप में। तो यहां अपन ने क्या देखा कि घर्षण बल जो है कुछ परिस्थितियों में घर्षण बल सहयोग करता है और कुछ में विरोध करता है। कैसे करता है, जैसे अपन ने इसकी ये चीजें देख ली कि सहायक के रूप में घर्षण बल कहां कार्य कर रहा है, विरोध के रूप में कहां कर रहा है, और कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब ये सहायक और विरोधी दोनों ही प्रकार से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहां अपन ने घर्षण बल की एक सामान्य एक परिचय, जो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन था फोर्स का, वो अपन ने जान लिया कि घर्षण जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, घर्षण बल कहते हैं अपन किसे कहें, ये अपन ने जान लिया है। अब अपन जानेंगे घर्षण बल के प्रकार, कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, उसे अब अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अब अपन चर्चा इसमें करेंगे घर्षण के प्रकार की, घर्षण की विशेषताएं अपन ने जान लिए। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, या आप इसे कह दीजिए घर्षण के प्रकार। कि घर्षण कितने प्रकार का होगा, कौन कौन सा होगा। देखिए, यहां मैं एक सिंपल एक चार्ट के रूप में इसे बना दूं पहले, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण 3 प्रकार का है। कौन से 3 प्रकार होंगे? देखिए, अगर अपन कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु पर अगर अपन बल की बात करें तो उस वस्तु के खिसकने से पहले जो घर्षण बल होगा वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण, और स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वो कहलाएगा सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण से अगर अपन और अधिक बल लगाएंगे उसमें, तो अब जो गति करेगा तो वो कहलाएगा गति घर्षण। तो देखो, गति प्रारंभ करने से पूर्व लगने वाला जो घर्षण है वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। स्थिति घर्षण का अधिकतम मान कहलाएगा सीमांत घर्षण, जिसे अपन चरम घर्षण भी कहेंगे। और गतिक अवस्था में जो घर्षण बल होगा वो कहलाएगा गति घर्षण। गतिक घर्षण भी 2 प्रकार का है, लोटनी गति घर्षण और सर्पी घर्षण। यानी कि यूं कह सकते हैं अपन सर्पी घर्षण और लोटनी, अर्थात स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए, इसको पहले अपन चार्ट के फॉर्मेट में लिख लें। तो नंबर 1 पहला मैं लिख रहा हूं, पहले तो अपन ऐसे बांट सकते हैं, लेकिन अगर अपन एक्चुअली और भी बारीकी से देखें तो बाह्य घर्षण और आंतरिक घर्षण इस रूप में भी लिख सकते हैं। बाह्य घर्षण जो सामान्य घर्षण है, और आंतरिक घर्षण का मतलब जिसे अपन शान बल भी बोलते हैं, तरलों के कारण लगने वाला आपस में जो बल है वो कैसा है, शान बल या आंतरिक। तो बाह्य घर्षण है उसके 3 प्रकार हैं, स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण। फिर गति घर्षण के भी 2 प्रकार हैं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। तो पहले अपन इस चार्ट को कंप्लीट करें। तो देखिए, नंबर 1 में इसमें लिख रहा हूं बाह्य घर्षण। बाह्य घर्षण
एक्सटर्नल बाह्य घर्षण, या इसे कह दूं मैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, या स्पर्श घर्षण भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, या इसे आप कह दीजिए स्पर्श घर्षण। दूसरा जो टाइप अपन देख रहे हैं नंबर 2, वो है आंतरिक घर्षण। आंतरिक घर्षण, या इसे ही बोलते हैं शांता। ध्यान रहे, आंतरिक घर्षण या शांता के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तरल के नाम से जो अपना अध्याय है उसका अपन अध्ययन करेंगे, यानी तरल वाले चैप्टर में शांता पूरा एक बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, वहां अपन इसकी बात करेंगे। यहां तो अपन बाह्य घर्षण या स्पर्श घर्षण है उसकी अपन बातें कर रहे हैं। ये घर्षण भी 3 प्रकार का है। अब इसके 3 प्रकार देखिए। नंबर ए है स्थितिक घर्षण, यानी गति प्रारंभ होने से पूर्व लगने वाला घर्षण बल, स्थितिक घर्षण, या इसे अपन कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर बी है सीमांत घर्षण या चरम घर्षण। सीमांत घर्षण या चरम घर्षण, यानी कि स्थितिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वही कहलाएगा सीमांत घर्षण या चरम घर्षण। स्थितिक घर्षण का मैक्सिमम जो मान है। अब देखिए, सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग, इसे अपन कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, या चरम घर्षण यानी कि क्रिटिकल फ्रिक्शन। क्रिटिकल फ्रिक्शन। नंबर 3 यानी कि नंबर सी, वो है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण को अपन कह सकते हैं डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए भाई, अपन ने घर्षण को 2 भागों में बांटा है, बाह्य घर्षण और आंतरिक घर्षण। आंतरिक घर्षण की अपन यहाँ इस पाठ में चर्चा नहीं करेंगे। आंतरिक घर्षण के बारे में अपन शांता वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, तरल वाला, वहां बातें करेंगे। फिर अपन बात करें बाह्य घर्षण या स्पर्श घर्षण की, ये 3 प्रकार का, स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण। स्थितिक घर्षण का मतलब गति प्रारंभ होने से पूर्व जो घर्षण है वो कहलाता है स्थितिक घर्षण। फिर सीमांत घर्षण, स्थितिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, वो कहलाती है सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और गति प्रारंभ होने के बाद जो घर्षण है, गति के दौरान जो घर्षण है, वो होता है गति घर्षण। अब गति घर्षण भी 2 प्रकार का है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। ये भी 2 प्रकार का है। नंबर C1, नंबर C1 है सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नंबर C2 सर्पी घर्षण, और दूसरा है लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। लोटनी घर्षण या इसे अपन कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखो, ये अपने पास टाइप आ गए हैं। जब वस्तु फिसलती है तो सर्पी घर्षण, और जब वस्तु लुढ़कती है तो वो कहलाता है लोटनी घर्षण। ध्यान रहे, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए मानव का जो पहिए का आविष्कार जो हुआ
वो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि वहां उसके अंदर सर्फी घर्षण किस में चेंज हो गया है, लोटनी घर्षण के अंदर, ताकि घर्षण का मान क्या हो, कम से कम हो। तो यहां एक बार मैंने चार्ट बना लिया, इसे आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एज इट ऐसे कैसे चार्ट बना ले, फिर अपन इसको एक एक करके एक एक घर्षण के टाइप को अपन पढ़ेंगे। पहले जैसे बाह्य घर्षण में अपन को तीनों को इसको पढ़ना है, ये तो अपन तरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई अलग से, यहां अपन इसकी बात नहीं करेंगे। अपन मोस्टली जो बात करेंगे वो होगा बाह्य घर्षण। अब इसमें इन तीनों ही घर्षणों को अपन एक्सप्लेन करेंगे, इनको समझेंगे थोड़ा सा और अपन समझ लें। देखो कैसे समझे, जैसे मान लिया ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर लगने वाले बलों को आप देखें। सबसे पहले तो इसका भार W नीचे की ओर लगेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये हो गया। अगर मैं इस पर यहां इधर एक F बल लगा रहा हूं, यानी कि जिसे कह सकता हूं मैं तनाव बल, इसे खींचने के लिए, तो इसके विपरीत एक बल यहां उत्पन्न होगा, ये हो गया है घर्षण बल। तो आप एक चीज इसमें गौर कीजिएगा, जब मैं अगर इसके ऊपर बल लगा रहा हूं और ये ब्लॉक नहीं खिंच रहा, इसका मतलब इसने जितना मैंने बल लगाया है उसके इक्वल मेरे विरुद्ध क्या किया, इसने बल लगाया। तो ये जो इस समय घर्षण बल होगा ये कहलाएगा स्थितिक घर्षण बल। फिर इसके बाद मैं अपने जो लगाए गए बल के मान को और बढ़ाता हूं, तब ये बल लगाता है और अब इसका मैक्सिमम मान जब आ जाता है इस घर्षण बल का, स्थितिक का, तो ये कहलाएगा सीमांत घर्षण बल। फिर अगर मैं सीमांत घर्षण बल से और मान अधिक लगाता हूं तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक क्या होगा, खिसक जाएगा, यानी चलना शुरू कर देगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो घर्षण होगा वो कहलाएगा गति घर्षण। तो आप तीनों को आप इस एक एग्जांपल की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं। आप इसको भी, डायग्राम को भी आप इसके साथ बना सकते हैं, इसको आप नोट कर लें, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन एक एक करके एक एक घर्षण की उसमें परिभाषाएं लिखते हैं। फिर उसके बाद फिर अपन ये जानेंगे कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, यानी घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी कि ये अनैच्छिक है, अनैच्छिक है फिर भी जीवन के लिए जरूरी है। तो इसकी क्या हानि है, क्या लाभ है, और घर्षण कम करने के क्या क्या उपाय हैं, इसको और अपन समझेंगे। फिर उसके बाद अपन जानेंगे घर्षण गुणांक है क्या, घर्षण कोण क्या है, विश्राम कोण क्या है, घर्षण कोण विश्राम कोण में क्या संबंध है, तब जाके घर्षण वाला टॉपिक अपना क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसमें मैथमेटिकली चालू हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरेटिकल पोर्शन को भी अपन को समझना है, क्योंकि अपन पूरे ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, मैथमेटिकली हो, किसी भी टाइप का टॉपिक हो, पढ़ना अपन को पूरा ही है, किसी भी टॉपिक को अपन स्किप नहीं कर सकते। तो देखिए अब अपन एक एक को अपन परिभाषित करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बाह्य घर्षण। बाह्य घर्षण या इसे कह सकता हूं मैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इस चैप्टर में अपन इसी को पढ़ेंगे। फिर बाह्य घर्षण के भी मैंने आप टाइप्स देखे थे, आपने अभी अपन ने चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर अपन ने देख लिया था। इसके अंदर नंबर ए मेरे पास आया था स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण या इसे मैंने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और इससे रिप्रेजेंट करेंगे Fs से। भाई यहां F जो है वो तो शो कर रहा है फ्रिक्शन को, और S का मतलब है स्टैटिक के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो देखो मैंने अभी बताया था कि गति प्रारंभ करने से पूर्व या स्थिर अवस्था में जो घर्षण बल है वो घर्षण बल कैसा कहलाता है, स्थितिक घर्षण बल कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं इसमें
कैसे मैं इसे डिफाइन करूं, तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में, जब वस्तु स्थिर है तो भी घर्षण बल है, तभी तो रुका हुआ है। यानी कि अपन जैसे अपन उसके ऊपर बल लगाते हैं तो घर्षण बल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न हो जाता है। उससे पहले तो वो नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन ने बल लगाया घर्षण बल क्या हो गया, उत्पन्न, स्वयं समायोजित, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो मैं इसमें क्या डेफिनेशन कह सकता हूं, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में, ये कहा वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में, अभी आपने देखा कि वस्तु स्थिर अवस्था में थी, मैंने जितना उसके ऊपर बाह्य बल लगाया वस्तु ने अपने आप को उतना ही प्रतिसंतुलित बल लगा दिया, यानी जितना मैंने बल लगाया उतना ही क्या लगा दिया उसने, प्रतिसंतुलित बल, जिससे वो स्थिर रह गई। और इसी बल को क्या कहा गया, स्थिति घर्षण बल कहा गया। तो क्या कहा मैंने, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को, लगने वाले बाह्य बल को, बाह्य बल को प्रतिसंतुलित, बाह्य बल को प्रतिसंतुलित, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को प्रतिसंतुलित करने वाले घर्षण को, प्रतिसंतुलित करने वाले घर्षण को, प्रतिसंतुलित करने वाले घर्षण को स्थितिक घर्षण कहते हैं। को स्थितिक घर्षण कहते हैं। ये लो, ये अपन ने इसकी डेफिनेशन दे दी है, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में। मैं वापस से इसको बता दूं, देखो ये पृष्ठ, यहां मैंने ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर लगने वाले बलों को अगर मैं देखूं तो एक तो इसका भार है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, N हो गया। मैं अगर इस पर इस डायरेक्शन के अंदर अगर फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि जो तनाव बल है मैं इधर लगा रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे कि यहां इसके ऊपर घर्षण बल लगेगा, इसकी गति के विरुद्ध, यानी कि जो मैंने बाह्य बल इसके ऊपर लगाया है इसको प्रतिसंतुलित कर रहा है। और वस्तु कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, गति नहीं करिए, तो यहां ये जो बल होगा यही कैसा कहलाएगा, स्थितिक घर्षण बल कहलाएगा। अब इसके बाद नंबर बी, नंबर बी है अपने पास इसके अंदर, वो है सीमांत घर्षण, या इसे ही कहते हैं चरम घर्षण। सीमांत घर्षण या चरम घर्षण, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या क्रिटिकल फ्रिक्शन या क्रिटिकल फ्रिक्शन। देखिए इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे Fs और यहां इसके साथ लिख देंगे मैक्सिमम, इससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हुआ, क्या अब जैसे मैंने बाह्य बल लगाया तो बाह्य बल लगाने पर इसमें स्थितिक घर्षण बल उत्पन्न हुआ। इस स्थितिक घर्षण बल का जो मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम जो मान होगा, वही क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। तो देखिए सीमांत घर्षण या चरम घर्षण, सीमांत घर्षण या चरम घर्षण है क्या। अब इसको अपन लिखें तो मैंने अभी भी बता दिया कि स्थितिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थितिक घर्षण का वह अधिकतम मान
स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई वस्तु किसी सतह पर किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, यानी कि स्थिति घर्षण का मैक्सिमम मान, यानी उसके बाद उसकी गति प्रारंभ हो जाए, तो यही मैंने लिखा है, स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई वस्तु किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, तो आ जाती है सीमांत घर्षण कहलाता है। स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई वस्तु किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, सीमांत घर्षण कहलाता है। ये लो, ये अपन ने सीमांत घर्षण को भी लिख दिया है। अब अपन बात करेंगे नंबर सी, गति घर्षण। गति घर्षण कह दें आप इसे, या इसे कह सकते हैं डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे लिखेंगे FK से। देखिए भी, गति घर्षण है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन, जब वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है, या इसे यूं कह सकते हैं, गति प्रारंभ होने के बाद किसी वस्तु की गति अवस्था में लगने वाला घर्षण क्या कहलाता है? गति घर्षण। या गति प्रारंभ होने पर जो घर्षण बल होगा वही क्या कहलाएगा? गति घर्षण। ध्यान रहे, गति घर्षण का मान सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। यही कारण है कि घोड़ा जब शुरू में स्टार्ट करता है या उसको खींचता है तो उसको अधिक बल की आवश्यकता होती है, बजाय उसके कि उसे गतिक अवस्था में बनाए रखे। गतिक अवस्था में बनाए रखने की अपेक्षा उसे गाड़ी को गति प्रारंभ करने में उसे अधिक बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यही कारण है। तो देखिए, गतिक बल यानी गति घर्षण यानी कि डायनेमिक या काइनेटिक जो फ्रिक्शन है उसको अपन कैसे डिफाइन करें? तो सिंपल सा मैंने किससे लिख रहा हूं इसे? FK से, जबकि इसे लिखा है FS मैक्सिमम से, और इसे लिखा है मैंने FS से। तीनों बलों को मैंने शो कर दिया है। अब देखिएगा भाई, गति घर्षण या डायनेमिक, तो अपन क्या परिभाषित है? किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में, किसी वस्तु की गतिमान, किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में, देखिए भी, किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। ये लो, किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में लगने वाले घर्षण को ही क्या कहते हैं अपन? गतिक घर्षण कहते हैं। अब देखो, ये अभी मैंने थोड़ी पहले एक पॉइंट बताया था आपको कि जो गतिक घर्षण होता है, गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से क्या होता है? कम होता है। गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। गति घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से क्या होता है?
कम होता है। यही कारण है कि तो देखो भाई, यही कारण है कि घोड़े को शुरू करने में या उसको शुरू में प्रारंभ में गति प्रदान करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी बजाय उसे गतिशील बनाए रखने के। तो क्या लिख दूं में से, यही कारण है कि घोड़े को घोड़ा गाड़ी, जिसे अपन तांगा भी बोलते हैं, यही कारण है कि घोड़े को घोड़ा गाड़ी को गतिमान रखने की अपेक्षा, घोड़े को घोड़ा गाड़ी को गतिमान रखने की अपेक्षा, यही कारण है कि घोड़े को घोड़ा गाड़ी को गतिमान रखने की अपेक्षा प्रारंभ करने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। प्रारंभ करने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो देखो अपन ने यहां ये चीजें जान ली है कि घर्षण में अपन ने क्या देखा, स्थिति घर्षण क्या है वो आपने जान लिया। फिर उसके बाद सीमांत घर्षण भी अपन ने जान लिया कि स्थिति घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु ठीक फिसलने की अवस्था में आ गई है, नहीं उसके बाद वो गति करना शुरू कर देगी। फिर अपन ने जान लिया है इसका गति घर्षण यानी किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में लगने वाले घर्षण क्या कहते हैं अपन, गति घर्षण कहते हैं। ये अपन ने लिख लिया है। और ये भी देख लिया कि गति घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से क्या होता है, कम होता है। चाहे थोड़ा ही कम हो लेकिन कम होता है। यही कारण है कि घोड़े को घोड़ा गाड़ी को गतिमान रखने की अपेक्षा उसको प्रारंभ करने में अधिक बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहां अपन ने पॉइंट पूरे कर लिए। फिर देखें गतिज जो घर्षण है, इस गति घर्षण के दो प्रकार थे। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक तो है सर्पी घर्षण, जो अपने चार्ट बनाया था उस चार्ट में अपने देखा था कि सर्पी घर्षण है, और एक कैसा है, लोटनी घर्षण। तो सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, इनको और अपन परिभाषित करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है।